अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रेस। इसमें हम प्लांट्स के ऊपर हीट के इफ़ेक्ट देखेंगे, उसके क्योर्स देखेंगे और डिस्ट्रक्शन देखेंगे कि जो जो प्लांट में डैमेजेस पैदा होते हैं उनको हम थॉरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिक लाइफ। इसमें क्या होता है, जो फिज़िकल प्रोसेस होता है प्लांट कमांड करते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो जैसे ही इंक्रीज़ होता है तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें गैसेस और लिक्विड्स की डिफ्यूजन और स्टेबिलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो या तो बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं। और जो एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम्स जो प्रोटीन से बना होता है जिसकी ख़ास स्टेबिलिटी होती है, अगर तो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो तो या तो वो उसको डीएक्टिवेट कर देता है या फिर उसके स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देता है। डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और टेम्परेचर और एंजाइम की जो टॉलरेंस है, जो उसकी ऑप्टिमम रेंज है, उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो ग्रोथ होती है परमिट करती है टेम्परेचर जिसमें हमारे पास टेम्परेचर है -10 सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। जो -10 है ये नेगेटिव टेम्परेचर है और जो 45 है ये रेंज है अप टू प्लस। इसमें हमारे पास बायोकाइनेटिक जोन आ जाता है। ये जो 10 टू 45 है ये हमारे पास बायोकाइनेटिक जोन कहते हैं इसको। इसके अंदर जो ऑप्टिमम ग्रोथ होती है और डिस्ट्रक्शन कम से कम होती है, ये वो रेंज है। उसके बाद आगे है हमारे पास 3 तरह के हमारे पास टेम्परेचर होते हैं, जिसमें हमारे पास मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम रेंज आ जाती है टेम्परेचर की। और इसमें हमारे पास हम इसकी ऑप्टिमम रेंज देख लेते हैं और इसको कार्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। इसमें हमारे पास कोल्ड सीज़न में जो सीरियल्स होते हैं जैसे वीट, बार्ले, ओट्स वगैरह, उसकी जो मैक्सिमम होती है सेल्सियस में रेंज वो 0 to 5 होती है। मिनिमम होती है 25 to 31 सेल्सियस सेंटीग्रेड और जो ऑप्टिमम होती है वो 31 से 37 होती है, जिसमें उसकी जो ग्रोथ रेंज है वो ऑप्टिमम होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम गर्मियों के सीज़न की, अवाम सीज़न के सीरियल्स की बात करें जिसमें हम बात राइस, मेज़ आ जाते हैं, इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज है वो 15 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। मिनिमम रेंज इसमें 31 to 37 सेंटीग्रेड है और ऑप्टिमम जो रेंज है उसमें हमारे पास 40 to 50 सेंटीग्रेड है। अब जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज़म्स की ऑन द बेस ऑफ टॉलरेंस या ऑप्टिमम, मैक्सिमम और मिनिमम जो रेंज है उसकी टेम्परेचर की, उसके बेस पे इसको डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फिजियोक्लोरोफिल्स। इनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 15 से 20 सेंटीग्रेड होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेसोफिल्स, जिनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 to 45 सेंटीग्रेड होती है। और जो हमारे पास थर्मोफिल्स होती है इनकी 45 to 100 सेंटीग्रेड इनकी जो टॉलरेंस रेंज होती है। अच्छा, टेम्परेचर स्ट्रेस जो है इसमें वो देखते हैं। सबसे पहले लो टेम्परेचर इसमें 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स में, लो रेंज और हाई रेंज। लो रेंज को मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया जिसमें हमारे पास फ्रीजिंग और चिलिंग स्ट्रेस आ जाता है। और हाई टेम्परेचर में हीट स्ट्रेस ही आ जाता है जिसमें टेम्परेचर जस्ट हाई ही होता है। हीट स्ट्रेस आ गया जी। हीट स्ट्रेस को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, जो टेम्परेचर होता है वो उसके ऑप्टिमम या सफिशेंट जो उसकी वजह से डैमेज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, उसको हम दोबारा कभी भी वापस नहीं ला सकते। जैसे कि एक एंजाइम में अगर हम उसको एक्सेस हीट देंगे तो वो डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डीनेचर हो जाएगा। अगर हम उसको बाद में कोल्ड स्ट्रेस दें या उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लेके, तब भी उसका जो नेचर, वो स्ट्रक्चर है वो डैमेज ही रहेगा, वो कभी भी स्टेबल नहीं होगा। यानी कि ये इरिवर्सिबल चेंज है।
और जो रिवर्सिबल चेंज होता है उसमें किसी भी चीज़ को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस लाया जा सकता है। इफ़ेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस है, इसमें हमारे पास फ़िज़िकल चेंज आ जाता है उसमें सबसे पहले, फिर आगे आ जाता है उसका जो फिनोलॉजिकल चेंज है, यानी इसमें जो फिनोमेना है, रिएक्शंस या केमिकल स्ट्रेस वगैरह हैं उनकी चेंज, एनाटॉमिकल चेंजेस जो उसके इंटरनल हैं बड़े चेंजेस, और मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि एक कोई भी ऑर्गेनिज़म है अगर हम उसे स्ट्रेस देते हैं तो उसके अंदर कौन सी विजिबल जो हम आम आँख से देख सकते हैं कौन सी सिम्टम्स उसमें शो होंगे। तो आगे हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो बताई गई हैं, जिसमें हमारे पास नंबर 1 पे फोटोसिंथेसिस आ जाती है जो कि कम या ज़्यादा होती है, फिर रिप्रोडक्शन हो जाती है, फिनोलॉजी हो जाती है, मिनरल न्यूट्रिशन आ जाती है और ग्रोथ रेट आ जाता है। तो आगे हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास इफ़ेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस आ जाता है। ठीक है, जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ेगी, हीट टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, तो पौधा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को उसको इफ़ेक्ट करता है। मोस्टली जो हीट सेंसिटिव प्लांट होते हैं उनमें जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि हमारे पास C3 प्लांट्स हैं जो कि मोर इफ़ेक्टेड होते हैं देन C4 प्लांट्स हैं। अच्छा, हो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस, तो रिड्यूस फोटोसिंथेसिस क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, उसका स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, जिसमें अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। लीफ का जो वाटर होता है वो आल्सो इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जैसे ही हीट होगी तो वाटर जो होता है वो इसमें इवेपोरेट हो जाएगा हाई टेम्परेचर की वजह से, और जो क्लोरोफिल फंक्शन है वो भी इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि जब उसकी फोटोसिंथेसिस ही इफ़ेक्ट होगी तो क्लोरोफिल भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसमें जो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन हैं या एक्टिविटी है, जिसमें राइबोलोज बाइफॉस्फेट आता है, ये भी रिड्यूस हो जाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन थैलाकॉइड्स हो जाती हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं, और लिपिड की जो प्री ऑक्सीडेशन थैलाकॉइड्स होती हैं क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन की, वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा, रिड्यूस ऑफ ग्रोथ प्लांट्स में कैसे होता है, जर्मिनेशन इफ़ेक्ट हो जाती है। जब उसकी जर्मिनेशन ही इफ़ेक्ट होगी, वो जर्मिनेट करता है, जैसे हमारे पास रिड्यूस हो जाती है जर्मिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 सीड्स भी लगाते हैं तो उसमें से उसकी एवरेज 30 सीड्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, तो इस तरह भी इफ़ेक्ट होती है। उसके बाद एबनॉर्मल सीडलिंग, जो सीडलिंग फर्स्ट प्लांट निकलता है सीड से वो एबनॉर्मल होगा, तो इस वजह से पुअर सीडलिंग, और लॉस ऑफ वाटर कंटेंट तो खुद ब खुद ही लॉस होगा, क्योंकि उसमें हीट है, हीट की वजह से वाटर इवेपोरेट कर जाएगा। रिड्यूस नेट असेमिलेशन लीड टू रिड्यूस द रिलेटिव ग्रोथ रेट। इफ़ेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं उनकी डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होती है। इसमें होता है हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव होते हैं ना टिश्यूज़, वो मोर सेंसिटिव होते हैं। पोलन जैसे हो गया, स्पाइक्स हो गए, ठीक है, स्टेरिलिटी उसकी हो गई, उसके बाद पोलन जर्मिनेशन, रिड्यूस पोलन वेबिलिटी, यानी कि वो जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स पैदा होंगे उसकी जो होती है ना, क्या नाम कहते हैं, उसकी एफिशिएंसी की वो कम होगी। रिड्यूस फ्लावर बर्ड प्रोडक्शन, और जो हमारे पास फ्लावर की एवोल्यूशन होती है वो, मिसाल के इमेच्योर जो फ्लावर होता है वो खुद ब खुद ही प्लांट से डिटैच हो जाता है, और जो इसमें फ्रूट होता है वो आल्सो इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन प्लांट मेटाबॉलिज्म। इसमें जो होता है ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पैदा हो जाती हैं जो कि प्लांट को खुद ही डैमेज करती हैं। ऑक्सीजन और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड और फैटी एसिड जो होते हैं वो डीएनए में उनको इफ़ेक्ट करती है। और एक्टिवेशन ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, इसमें प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और एबनॉर्मल चेंजिंग, इसमें जो सेल का साइज़ होता है वो रिड्यूस हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। जैसे स्टोमेटा क्लोज होगा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी
इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ भी इफ़ेक्ट होगी, उसकी रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर भी इफ़ेक्ट होगा, उसके जो सीड्स होंगे वो भी इफ़ेक्ट होंगे, इससे उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो भी इफ़ेक्ट होती है। और फूड प्लांट का जो फूड है वो कहाँ से बनता है, उसके क्लोरोफिल से बनता है। स्टोमेटा जब ओपन होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो उसके थ्रू बनता है। उसके बाद उसके जो जाइलम होते हैं वेसल्स वो ग्रेटर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। डैमेज मेसोफिल सेल जो होते हैं वो इंक्रीज़ कर देते हैं परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी थी उसको इफ़ेक्ट कर देते हैं। आगे हमारे पास आता है हीट इफ़ेक्ट ऑफ हीट स्ट्रेस इन वेरियस फेज। इसमें हमारे पास इमरजेंस आ जाती हैं जो 40 डिग्रीज़ पे होती हैं, जिसमें डिले आ जाता है, डिक्रीज़ या इमरजेंस आ जाती है। सिम्टम्स हैं इसके, जो सीडलिंग है वो 35 सेंटीग्री ग्रेड पे होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो पोल हो जाती है, सीलिंग आ जाता है इसमें, और उसमें और डिफरेंट इसमें इसके ग्रोथ स्टेजेस आ जाते हैं। तो जो सारे के सारे इफ़ेक्ट होते हैं ड्यू टू हीट स्ट्रेस की वजह से। इफ़ेक्ट ऑन दी मिनरल न्यूट्रिशन, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस जो होता है काज कर देता है रिड्यूस इन एब्जॉर्प्शन। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो जैसे उसकी स्टोमेटा ही क्लोज हो गया, फोटोसिंथेसिस ही रुक गई, तो अपटेक ऑफ द न्यूट्रिशन वो खुद ब खुद रुक जाएगी। उसके बाद कैल्शियम रिड्यूस हो जाएगी, टेम्परेचर उसका जब 28 पे जाएगा, जैसे कि मेज़ है, ठीक है, मकई, न्यूट्रिशन अपटेक इफ़ेक्ट हो जाती है बहुत सॉइल और एयर टेम्परेचर में, जैसे कि राइस के प्लांट्स में होता है। न्यूट्रिशन तो उसकी खुद ब खुद ही रिड्यूस हो जाती है एक्टिविटी ड्यू टू डिक्रीज इन हाई टेम्परेचर। अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल सिम्टम्स इसमें आ गए, जिसमें हमारे पास ये हो गया सन बर्न आ गया और स्कॉलिंग ऑफ लीफ आ गया, जिसमें लीफ होता है उसके दरमियान वाला हिस्सा, जैसे कि ये मेज़ में दिखाया गया है, वो ड्राई हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जो फ्रूट्स होंगे उनके ऊपर निशानात होंगे बड़े बड़े, इसे सनबर्न कहते हैं, जो कि हीट स्ट्रेस की वजह से बनते हैं। उसके बाद आगे लीफ सेंसेशन आ जाता है, हाई सॉइल टेम्परेचर जो होती है वो, जिसमें ग्राउंड का लेवल टेम्परेचर का लेवल बढ़ जाता है, जिसमें हमारे पास एक कॉटन की मिसाल दी गई है जो कि पिक्चर्स में दिखाई गई है। और सन स्कॉल्ड, उसके बाद ये डिफरेंट उसकी सिम्टम्स हैं। इफ़ेक्ट ऑन प्रोड्यूस क्वालिटी, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि हमारे पास पोस्ट फ्लावरिंग होती है तो वो सीज़न के बाद आती है, डिलेड हो जाती है और इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें प्रपोर्शन और गाइडलाइन ETC डिक्रीज़ हो जाती हैं और डिफरेंट इसमें सिम्टम्स शो की जाती हैं। मिटिगेशन या क्योर्स हम कह सकते हैं स्ट्रेस के, ये कौन कौन से होते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है अवॉइडेंस के जो मैकेनिज़्म है इसका जो सर्वाइवल है इंक्लूड्स द लॉन्ग टर्म एवोल्यूशनरी, तो जो फिनोमेना और मॉर्फोलॉजिकल अडाप्टेशंस होती हैं उनको अवॉइड किया जाता है। टॉलरेंस, अवेलेबिलिटी टू ग्रो द प्रोड्यूस, यील्ड अंडर HT, इसमें हमारे पास टॉलरेंस वैराइटीज़ होती हैं जो कि हीट स्ट्रेस को टॉलरेट करती हैं और अपनी जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करती हैं। तो ऐसी वैराइटीज़ को यूज़ किया जाए, इससे हमारी जो यील्ड होगी वो भी बढ़ेगी और हमारा जो नुकसान होगा वो कम से कम होगा। आगे हमारे पास है लीफ रोलिंग या अवॉइडेंस, ठीक है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इंक्रीज स्टोमेटल नंबर, या उसके बाद लेयर ऑफ जाइलम वेसल। अच्छा, टॉलरेंस एंटीऑक्सीडेंट रिस्पॉन्स, टॉलरेंस शॉक प्रोटीन। अच्छा, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे ही स्ट्रेस इंक्रीज होता है या हीट स्ट्रेस आता है तो उनके अंदर एक खास प्रोटीन बनती है जिसे कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। ये प्रोटीन उनको हाई टेम्परेचर में अपनी नॉर्मल ग्रोथ को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। एग्रोनॉमिकल मेथड और हीट स्ट्रेस मिटिगेशन, सोइंग टाइम जो होता है जैसे कि इंडियन फार्मर एडजस्ट सोइंग टाइम ऑफ द वीड इन सच ए वे टू क्रॉप एस्केप द हॉट एंड
जेस्टेटिंग वेंट्स ड्यूरिंग दी ग्रेन फिलिंग पीरियड। तो इसमें क्या होता है, वो उसको डिलेड कर देते हैं ताकि उसका इफ़ेक्ट कम हो। इसमें टिलेज आ जाता है, ज़ीरो टिलेज, इसमें बेड प्लांटिंग आ जाता है और मल्चिंग आ जाता है। डिफरेंट उसके क्योर्स हैं या क्या कह सकते हैं उसकी अवॉइडेंस है कि हम हीट स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं, प्लांट कैसे नॉर्मल ग्रोथ कर सकता है। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट है, इसमें हमें चाहिए कि हम ड्रिप सिस्टम इरिगेशन मेथड यूज़ करें जो कि हमें हेल्प करते हैं मेंटेन करने के लिए सॉइल के मॉइस्चर को, रिड्यूस कर देता है टेम्परेचर को और फोलियर स्प्रे को। और इसमें हम ना फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन भी है इसमें, जिसमें हमारे पास फोलियर स्प्रे में आ जाता है पोटाशियम फर्टिलाइज़र्स आ जाते हैं, यूरिया आ जाता है, जिंक आ जाता है, IMG-P आ जाता है और G3A आ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये क्या करते हैं, ये उसके हीट के इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो डैमेज इफ़ेक्ट आ जाता है इसमें, जिसमें हमारे पास रेडियो जो ऑक्सीजन जैसे उसका हीट स्ट्रेस आएगा तो उसके अंदर बनने वाली जो भी हमारे पास ऑक्सीजन होगी वो सारी रिएक्टिव होगी, वो उसके अंदर ही रिएक्ट करके उसको डैमेज कर देगी। तो यही थे इसके क्योर्स थे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसमें हीट स्ट्रेस की टाइप्स, ठीक है। इसमें हीट और कोल्ड स्ट्रेस आ जाता है, कोल्ड स्ट्रेस में उसके चिलिंग और फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाते हैं। और उसके बाद हमने इसके क्योर्स पढ़ लिए और इसके बाद हमने इसके प्रोटेक्टिव सब्सटेंस हैं जो कि इसमें मिलेट्स, वीट्स वगैरह, ओट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।